हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के अंतर्गत सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन क्या होता है इसकी स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम शुरू करते हैं। सबसे पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। तो स्टूडेंट्स, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसे हम गैमिक रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमिक रिप्रोडक्शन भी कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए गैमिक रिप्रोडक्शन क्यों कहते हैं? क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या गैमिक रिप्रोडक्शन गैमीट्स या युग्मक के द्वारा होता है। तो इसे हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, गैमिक इक्वल टू गैमीट्स एंड रिप्रोडक्शन। और रिप्रोडक्शन इस शब्द का अर्थ क्या होता है इसको हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। रिप्रोडक्शन, इसे हम एज इट इज लिख लेते हैं, रिप्रोडक्शन या जनन। और गैमिक और गैमीट इस शब्द का अर्थ होता है युग्मक। तो स्टूडेंट्स, इन्हीं के आधार पर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन या गैमेटिक रिप्रोडक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें सिर्फ आगे वह लिखना होता है और वह लिखने के बाद हम इसकी डेफिनेशन इस प्रकार से देते हैं। वह जनन या रिप्रोडक्शन जो गैमीट या युग्मक के द्वारा होता है गैमिक रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। यहां से हमें शुरू करना है। वह रिप्रोडक्शन या जनन जो युग्मक या गैमीट्स के द्वारा होता है गैमिक रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। तो स्टूडेंट्स, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की एक सिंपल डेफिनेशन बन जाती है। वह रिप्रोडक्शन जो गैमीट या युग्मकों के द्वारा होता है। जो गैमीट या युग्मकों के द्वारा होता है गैमिक रिप्रोडक्शन या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। ये इसकी सिंपल डेफिनेशन हो जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। यह रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल और प्लांट्स दोनों में होता है। यह रिप्रोडक्शन एनिमल और प्लांट्स दोनों में होता है। यह रिप्रोडक्शन एनिमल, जंतु व पौधे, प्लांट दोनों में होता है। अर्थात सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सजीवों में या जीवों में दोनों में होता है। दोनों से मतलब है एनिमल व प्लांट्स। यह रिप्रोडक्शन एनिमल व प्लांट्स दोनों में
होता है। इसको कंप्लीट रूप से लिख देते हैं। और एनिमल और प्लांट्स, इन दोनों के लिए हम मिलाकर बोलते हैं जीव या ऑर्गेनिज्म। इनके लिए हम यहाँ पर दोनों के लिए कंबाइंड रूप में बोलते हैं जीव या ऑर्गेनिज्म। लिविंग बींग्स, एनिमल एंड प्लांट्स दोनों में होता है। चूंकि इस रिप्रोडक्शन में गैमीट्स भाग लेते हैं या युग्मक भाग लेते हैं, तो यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये गैमीट या युग्मक क्या होते हैं जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेते हैं और एनिमल्स में भी पाए जाते हैं व प्लांट में भी पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर गैमीट्स की स्टडी करेंगे, युग्मकों की स्टडी करेंगे। गैमीट्स, गैमीट्स या युग्मक जो गैमीट्स या युग्मक हैं, ये विशिष्ट प्रकार की या स्पेशल टाइप की संरचनाएं होती हैं, सेल्स होती हैं, जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स या जनन अंगों में बनती हैं और स्वभाव से अगुणित या हैप्लॉइड्स होती हैं। ये अगुणित या हैप्लॉइड क्या होता है इसकी स्टडी हम यहीं पर करेंगे। तो गैमीट्स क्या होता है? गैमीट्स ये विशिष्ट प्रकार की कोशिकाएं होती हैं या स्पेशल टाइप की सेल्स होती हैं, संरचनाएं होती हैं। ये विशिष्ट प्रकार की सेल या कोशिकाएं होती हैं, गैमीट्स या कोशिकाएं होती हैं जो जीवों के जनन अंगों में बनती हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स में बनती हैं। बनती हैं या उत्पन्न होती हैं कि जनन अंगों में उत्पन्न होती हैं व अगुणित या हैप्लॉइड होती हैं या हैप्लॉइड होती हैं। हैप्लॉइड क्या होता है इसकी स्टडी हम इसी वीडियो में कुछ समय पश्चात करेंगे। ये जो युग्मक या गैमीट्स होते हैं, ये जीवों की जनन कोशिकाओं, जनन अंगों में बनते हैं। तो क्लियर है, जीव भी लिंग या सेक्स के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, मेल और फीमेल, नर और मादा। तो क्लियर है, नर जीव जिसमें मेल गैमीट्स बनेगा, नर युग्मक बनेगा, और मादा जीव जिसमें फीमेल गैमीट्स बनता है। तो क्लियर है कि ये गैमीट भी दो प्रकार के होते हैं, होती है, व हैप्लॉइड होते हैं। लिख लें इसको। युग्मक दो प्रकार के होते हैं, युग्मक दो प्रकार के। आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए सब्जेक्ट में। यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते हैं, तब आप कहीं ना कहीं से सब्जेक्ट को क्रैम्ड करने की कोशिश करते हैं, रटने की कोशिश करते हैं। युग्मक दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक, मेल गैमीट, या नर युग्मक, और नंबर दूसरा
फीमेल गैमीट या मादा युग्मक, मेल गैमीट नर युग्मक, फीमेल गैमीट मादा युग्मक। मेल गैमीट का निर्माण मेल में होता है जिसे हम नर कहते हैं, और फीमेल गैमीट का निर्माण फीमेल में होता है जिसे हम मादा कहते हैं। नर और मादा एनिमल्स में भी होते हैं और प्लांट्स में भी होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने यहाँ पे गैमीट्स क्या होता है और इसकी ये कितने टाइप के होते हैं इसकी स्टडी कर ली है। अब क्वेश्चन आता है कि ये गैमीट्स कैसे मिलते हैं और इनके मिलने के बाद क्या होता है। तो ये गैमीट्स होते हैं, ये गैमीट्स परस्पर मिलकर मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, ये गैमीट या युग्मक परस्पर मिलते हैं और मेल और फीमेल गैमीट के मिलने को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहते हैं। और निषेचन के फलस्वरूप जो संरचना बनती है उसे हम जाइगोट या युग्मनज कहते हैं। ये जाइगोट फर्स्ट डिप्लॉइड सेल्स होती है जिससे कि ऑर्गेनिज्म चाहे एनिमल हो या प्लांट हो उसकी उत्पत्ति होती है, उसका डेवलपमेंट होता है जाइगोट का, जिससे न्यू एनिमल या न्यू प्लांट्स के फॉर्मेशन होता है। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट ये परस्पर मिलते हैं जिसे निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये निषेचन फीमेल के शरीर के अंदर भी होता है और शरीर के बाहर भी होता है, और यदि ये शरीर के अंदर है तब इसे अंतः निषेचन बोलते हैं, और यदि शरीर के बाहर होता है जैसे फ्रॉक्स में तब इसे बाह्य निषेचन या एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, जिसे हम निषेचन या फर्टिलाइजेशन कहते हैं। नर व मादा युग्मक के मिलने को निषेचन कहते हैं। निषेचन के फलस्वरूप प्रथम डिप्लॉइड संरचना जाइगोट या युग्मनज बनता है। जाइगोट या युग्मनज ये द्विगुणित संरचना होती है। जाइगोट या युग्मनज ये निषेचन के बाद बनने वाली प्रथम द्विगुणित संरचना है, प्रथम डिप्लॉइड संरचना है, द्विगुणित डिप्लॉइड जिसे हम 2n से लिखते हैं। अब यहाँ पर क्वेश्चन आता है कि ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड अर्थात द्विगुणित और अगुणित क्या होते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब हम यहाँ पर हैप्लॉइड, अगुणित और डिप्लॉइड द्विगुणित क्या होते हैं इसकी स्टडी करेंगे। इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तुलना में कॉम्प्लेक्स होता है, जटिल होता है। इसमें कई स्टेप्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। नेक्स्ट टॉपिक है अपना हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। सबसे पहले डिप्लॉइड।
डिप्लॉइड या द्विगुणित। हम जानते हैं कि कोई भी कोशिका होती है उस कोशिका में केंद्रक या न्यूक्लियस जरूर होता है और इस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो किसी भी दैहिक कोशिका के कोशिकाओं में उपस्थित केंद्रक में जितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं उन क्रोमोसोम्स को हम डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स कहते हैं। अर्थात इसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं वह पेयर में पाए जाते हैं। तो डिप्लॉइड स्टेज किसे कहेंगे? जब क्रोमोसोम्स जोड़ों में पाए जाएं, डिप्लॉइड होती है। क्रोमोसोम्स जोड़ों में पाए जाते हैं, ये डिप्लॉइड कंडीशन होती है। इसे हम 2n से व्यक्त करते हैं या क्रोमोसोम्स की वह संख्या। इस कंडीशन में क्या रहेगा? क्रोमोसोम्स की वह संख्या जो क्रोमोसोम की वह संख्या जो दैहिक कोशिकाओं में होती है डिप्लॉइड नंबर कहलाती है। बॉडी सेल्स में होती है, जो दैहिक कोशिकाओं में होती है डिप्लॉइड नंबर कहलाती है। जैसे मनुष्य के शरीर में जो कोशिकाएं होती हैं, दैहिक कोशिकाएं होती हैं, उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो जो मनुष्य की डिप्लॉइड संख्या रहेगी क्रोमोसोम्स की वह 46 रहेगी। मैन में, मनुष्य में जो डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स होते हैं वह 46 होते हैं। इसके बाद आता है हैप्लॉइड। हैप्लॉइड या अगुणित। इस अवस्था में जो क्रोमोसोम्स होते हैं ये क्रोमोसोम्स जोड़ों में नहीं पाए जाते हैं, अकेले अकेले होते हैं, सिंगल कंडीशन में होते हैं, अकेले रहते हैं या सिंगल कंडीशन में होते हैं। या इसको हम लिख सकते हैं कि इस कंडीशन में क्रोमोसोम्स जोड़ों में नहीं होते हैं, पेयर्स में नहीं होते हैं। ये कंडीशन हैप्लॉइड स्टेट कहलाती है। और हैप्लॉइड कंडीशंस में जो क्रोमोसोम्स की संख्या होती है, नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, ये जनन कोशिकाओं में उपस्थित क्रोमोसोम्स की संख्या के बराबर होती है। रिप्रोडक्टिव सेल्स की जो रिप्रोडक्टिव कोशिकाएं होती हैं उनमें जितने क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं वो हैप्लॉइड क्रोमोसोम्स कहलाते हैं। नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इक्वल टू जनन कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या, जनन कोशिका में क्रोमोसोम्स की संख्या। जैसे मनुष्य के जनन कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या 23 होती है, तो इसको हम लिखते हैं n से। मनुष्य के लिए हैप्लॉइड जिसे हमने n से लिखा है 23 हो जाती है। मनुष्य में हैप्लॉइड कंडीशन में 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। मनुष्य की जनन कोशिकाओं में 23 क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। और जब इनमें निषेचन होता है, मेल गैमीट, इसमें रहेंगे 23 क्रोमोसोम्स, फीमेल गैमीट, इसमें भी 23 क्रोमोसोम्स रहेंगे। जब इनमें निषेचन होता है, जाइगोट बनता है, तब इसमें 23 और 23 मिलकर 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। अब क्वेश्चन आता है एक क्रोमोसोम्स की संख्या आधी कैसे हो जाती है? तो इसका आंसर है
जनन कोशिकाओं में जो अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, इसके फलस्वरूप क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। जनन कोशिकाओं में कौन सा विभाजन होता है? अर्धसूत्री या मियोसिस। जनन कोशिकाओं में मियोसिस या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होता है, जिसके कारण क्रोमोसोम्स की संख्या आधी रह जाती है। छियालीस की आधी 23 हो जाती है। और जो दैहिक कोशिकाएं होती हैं, जिसमें शरीर आकार में वृद्धि करता है, दैहिक कोशिकाओं की वृद्धि से बॉडी सेल्स या सोमैटिक सेल्स, इन कोशिकाओं में समसूत्री कोशिका विभाजन होता है या माइटोसिस होता है, जिससे इन कोशिकाओं में क्रोमोसोम्स की संख्या 46 की 46 ही बनी रहती है, 46 की 46 ही रहती है। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने हैप्लाइड, डिप्लाइड्स, ये क्रोमोसोम्स कैसे होते हैं, किस तरह से हैप्लाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, कब डिप्लाइड में कन्वर्ट हो जाते हैं, निषेचन क्या होता है, प्रथम डिप्लाइड सेल्स क्या होती है, इन सब की स्टडी कर ली है। अब क्वेश्चन आता है कि जो मेल होता है और जो फीमेल होता है, इसे हम किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। तो इसे मैं बता चुका हूं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जिसमें मेल गैमीट बनता है वह मेल कहलाता है, और जिस जीव में फीमेल गैमीट बनता है वह फीमेल कहलाता है। तो क्लियर हो जाता है यहां पर। अब इसके बाद हम सेक्स के आधार पर या लिंग के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं, इनकी स्टडी करेंगे। ये अभी आपने गैमीट के फॉर्मेशन के आधार पर पढ़ लिया है, मेल और फीमेल। तो सामान्यतः जो जीव होते हैं वह मेल और फीमेल होते हैं। जीवों, इसमें एनिमल और प्लांट दोनों आ जाते हैं। जीवों के प्रकार, नंबर 1, एक लिंगी जीव। एक लिंगी जीव, यदि एक लिंगी जीव पौधा है तब वह एक लिंगी पादप कहलाएगा, और यदि एक लिंगी जीव जंतु है तब वह एक लिंगी जंतु कहलाएगा। एक लिंगी जीव या यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। यूनिसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म वे जीव होते हैं जिनमें नर व मादा जीव या ऑर्गेनिज्म अलग अलग होते हैं। वे जीव जिनमें नर मेल, इसको एम से लिख दिया, व मादा फीमेल एफ, अलग अलग होते हैं या अलग अलग जीवों में पाए जाते हैं। इसको हम दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं, वे जीव जिनमें नर व मादा युग्मकों का निर्माण अलग अलग जीवों में होता है, एक लिंगी जीव कहलाते हैं। ये पादप भी होते हैं, प्लांट भी होते हैं और एनिमल भी होते हैं, एक लिंगी। सबसे पहले प्लांट, एक लिंगी प्लांट कौन से हैं? तो आपने
अपने आसपास देखेंगे तब एक लिंगी प्लांट्स में तरबूज आता है और पपीता आता है। तरबूज और पपीता। और जो एक लिंगी एनिमल है इसमें इनवर्टिब्रेट्स भी आते हैं और वर्टिब्रेट्स भी आते हैं। सबसे पहले आकशेरुकी में देखते हैं हम। आकशेरुकी इनवर्टिब्रेट्स, इसमें एस्केरिस आएगा। एस्केरिस लुम्ब्रिक्राइडिस जो कि इसका जूलॉजिकल नेम होता है। हीरुडनेरिया या लीच आता है इसमें। नीरिस आता है। इसके अलावा जो वर्टिब्रेट्स होते हैं इसमें ऑल टेट्रापोड्स, सभी टेट्रापोडा। आप जानते हैं टेट्रापोडा क्या होता है? तो जो टेट्रा होता है, टेट्रा इक्वल टू होता है 4 या 4, और पोडा मीन होता है पैर या अपेंडेज। जिसके पास 4 अपेंडेज होते हैं, 4 उपांग होते हैं, अपने पास 2 हाथ हैं और 2 पैर हैं, तो ये 4 उपांग हैं। इसी तरह आप कोई भी जानवर देख लें जिसके पास 4 पैर हैं वह भी टेट्रापोडा कहलाता है। कुछ एनिमल्स में जो अग्रपाद होते हैं, ये अग्रपाद वस्तुओं को पकड़ने के लिए उपयोजित हो जाते हैं, जिन्हें हम हाथ बोलते हैं, और कुछ में चलने के लिए वो पैर कहलाते हैं। कुछ एनिमल्स दोनों हाथों दोनों पैरों से चलते रहते हैं, वो टेट्रापोड्स में आ जाते हैं। 4 अपेंडेज टेट्रापोडा। यहाँ पे थोड़ा आपका टेक्सोनॉमी भी आपने यहाँ पे पढ़ ली है। टेट्रापोड्स में कौन कौन से आते हैं एनिमल्स? तो टेट्रापोड्स में सबसे पहले आप देख लें एम्फीबियन, उभयचर, रेप्टाइल्स, सरीसृप वर्ग जैसे सांप वगैरह आते हैं। एम्फीबियन में मेंढक, टोड। एम्फीबियन, रेप्टाइल्स, एवीज पक्षी वर्ग, और मैमल्स या मैमेलिया, ये सारे टेट्रापोड्स हैं। और इसके जितने भी जंतु उसमें आते हैं सारे यूनिसेक्सुअल रहेंगे, एक लिंगी रहेंगे। मैमल्स में मनुष्य आ जाएगा, घोड़े, कुत्ते, बिल्ली वगैरह सब आ जाएंगे। एवीज में सारे उड़ने वाले पक्षी आते हैं। रेप्टाइल्स में रैंकर चलने वाले आएंगे। एम्फीबियन जो जल और थल दोनों में रह सकते हैं। तो यहाँ पे इतना ही टैक्सोनॉमी सफिशिएंट है। अब इसके बाद बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म। बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म या द्विलिंगी जीव। द्विलिंगी इसके नाम से ही क्लियर हो जाता है। द्विलिंगी जिसमें दोनों लिंग नर और मादा पाए जाते हैं वह द्विलिंगी कहलाएगा। एक लिंगी जिसमें एक लिंग हो या नर या मादा वह एक लिंगी कहलाएगा। द्विलिंगी इसे हम हर्माफ्रोडाइट्स भी कहते हैं। इन्हें हम हर्माफ्रोडाइट एनिमल भी कहते हैं द्विलिंगी के लिए। इनमें बेजीव जिनमें नरवा मादा, जहां पर अलग अलग जीवों में लिखा अलग अलग की जगह आपको लिख देना है एक ही जीव में होते हैं। बेजीव जिनमें नरवा मादा जनन अंग एक ही जीव में होते हैं। बेजीव जिनमें बेजीव जिनमें
नर व मादा जनन अंग जननांग एक ही जीव में होते हैं। हर्माफ्रोडाइट या द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। एक ही जीव में होते हैं, हर्माफ्रोडाइट्स या द्विलिंगी जीव कहलाते हैं। ये जीव भी प्लांट भी हो सकते हैं और एनिमल भी हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं द्विलिंगी प्लांट, इसके बाद हम देखते हैं द्विलिंगी एनिमल। द्विलिंगी प्लांट सबसे पहले इसमें आता है जिसमें द्विलिंगी फूल पाया जाए, सरसों ब्रेस्का कंप्रेटिस इसका बॉटनिकल नेम है, गुड़हल हिबिस्कस रोजा साइनेसिस ये इसका बॉटनिकल नेम है, और मटर पाइसम सेटाइवम ये इसका बॉटनिकल नेम है। ये तीनों पौधे द्विलिंगी पौधे होते हैं। एनिमल द्विलिंगी एनिमल्स का सबसे सिंपल एग्जाम्पल होता है अर्थवर्म या केंचुआ फेरिटोमा पोस्टमा। केंचुआ या फेरिटोमा पोस्टमा या द्विलिंगी एनिमल्स है। लेकिन द्विलिंगी एनिमल सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता है, क्योंकि जब इसमें मेल पार्ट्स डेवलप होता है तब फीमेल पार्ट्स डेवलप नहीं होगा, और जब फीमेल पार्ट्स मींस फीमेल गैमीट डेवलप होगा तब मेल गैमीट डेवलप नहीं होता है। तो इन्हें भी निषेचन या फर्टिलाइजेशन के लिए दो एनिमल्स की आवश्यकता होती है। तो स्टूडेंट्स अभी आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, किस तरह का होता है, इसकी पूरी स्टडी कर ली है। इसके बाद क्वेश्चन आता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या प्लांट्स में होता है, तो इसका आंसर है हाँ, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में भी होता है। तो अब हम प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है इसकी स्टडी करेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यहां तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। आप इसको ध्यान से पढ़ें और इसके नोट्स भी बनाते जाएं, इससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे और आपको आगे कोई भी आप कंपटीशन फेस करेंगे उसमें आपको हेल्प मिलेगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। यहां पर हम आवृतबीजी या एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स की स्टडी कर रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स कौन सा प्लांट है, ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, जिम्नोस्पर्म प्लांट नहीं है। तो क्वेश्चन आता है कि प्लांट्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है, तो इसका आंसर है प्लांट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो अंग होता है वह फ्लावर या फूल होता है। फ्लावर या फूल या पुष्प प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। पुष्प प्लांट का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स या अंग होता है। यदि क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे पुष्प क्या है, पुष्प किसे कहते हैं, तो पुष्प प्लांट का जननांग होता है जो वास्तव में
जो मॉडिफाइड या प्रवर्धित, जो मॉडिफाइड या प्रवर्धित सूट या प्रारोह होता है, तना लिख सकते हैं आप इसको, मॉडिफाइड सूट या प्रारोह होता है। प्रारोह वह भाग होता है जो जमीन के बाहर होता है, पौधे का वह भाग जो अर्थ के बाहर रहेगा, जमीन के बाहर रहेगा, प्रारोह कहलाता है। सूट होता है, ये फ्लावर की डेफिनेशन हो जाती है। अब क्वेश्चन आता है कि फ्लावर में कितने पार्ट्स होते हैं, फ्लावर का और क्या फंक्शन है। तो इन सारे क्वेश्चंस की स्टडी के लिए हम फ्लावर की संरचना या पुष्प की संरचना का अध्ययन करते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, ये सिंपल है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, पुष्प की संरचना। यहाँ पे आपको पुष्प की संरचना पढ़नी है, पुष्प की अभिलाषा नहीं पढ़नी है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो सबसे पहले हम एक सिंपल पुष्प का डायग्राम या स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें पुष्प के जितने भी ऑर्गेन्स होते हैं वो सारे ऑर्गेन्स पुष्प के पुष्पासन या थैलेमस पर लगे रहते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बनाते हैं एक पुष्प, इसके लिए सूटेबल प्लेस, यहीं से इसको बनाते हैं। थैलेमस या पुष्पासन, सबसे पहले बनाते हैं पुष्पासन या थैलेमस। पुष्प के सभी अंग पुष्पासन या थैलेमस पर लगे रहते हैं और इस पुष्पासन के बीच में जायांग या पुष्प का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स लगा रहता है, जिसे हम इस प्रकार से ड्रॉ कर सकते हैं। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है जिसे हम बोलते हैं गाइनोसियम। पुष्पासन के ऊपर सबसे पहले हमने क्या बना दिया है, गाइनोसियम या जायांग। गाइनोसियम या जायांग। अभी हम पुष्प का डायग्राम समझते हैं किस तरह से इसको बनना है। और इसी थैलेमस पर गाइनोसियम के साथ मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स, जिन्हें कि हम पुंकेसर बोलते हैं, और पुंकेसर या स्टेमिन के समूह को एंड्रोसियम बोलते हैं। एंड्रोसियम या पुमंग। ये वास्तव में एंड्रोसियम क्या है, स्टेमन या पुंकेसर का समूह होता है। इसको हम स्टेमन बोलें तो ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि स्टेमन का जो समूह होता है वह एंड्रोसियम कहलाता है। ये स्टेमन हो गया पूरा इस तरह से। इसके बाद पुष्प में दो पार्ट्स और होते हैं। सबसे नीचे की तरफ इसमें होता है बाह्य दलपुंज या कैलेक्स, पर इसमें ये बना दिया है ब्लू कलर से, ये इसमें कैलेक्स होता है। और कैलेक्स के बाद इसमें होता है
इसकी पुष्प की पंखुड़ियां होती हैं, इन पंखुड़ियों के लिए हम सम्मिलित रूप से बोलते हैं करोला या दलपुंज। तो अब हम यहाँ पर रेड कलर से इसको बना देते हैं। ये अपना फ्लावर बन जाता है। तो रेड कलर से बनता है, ये होता है करोला। कैलेक्स और करोला। इस करोला का निर्माण होता है पेटल्स से। करोला का निर्माण होता है पेटल्स से या दल से, और ये नीचे होता है कैलेक्स। इसको ब्लू कलर से ही लिख देते हैं। ये इसमें आ जाता है कैलेक्स, और कैलेक्स ये बाह्यदल पुंज है। कैलेक्स का जो निर्माण होता है वह होता है सेपेल्स से। सेपेल्स ये बाह्यदल कहलाता है, और कैलेक्स ये बाह्यदल पुंज है। करोला ये दल पुंज कहलाता है। तो क्लियर है, फ्लावर में 4 पार्ट्स हमारे बन जाते हैं। नंबर 1 कैलेक्स, नंबर 2 करोला, नंबर 3 एंड्रोसियम और नंबर 4 गाइनोसियम। तो स्टूडेंट्स, अभी आपने फ्लावर का जो डायग्राम है वह कैसे बनाते हैं इसकी स्टडी कर ली है। अब इसका जो हमें स्ट्रक्चर पढ़ना है, किस तरह से होता है, फ्लावर के कितने पार्ट्स होते हैं, हम उसकी स्टडी करेंगे पार्ट्स ऑफ फ्लावर में। उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो का यूज करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अभी आपका इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है, तो आप लगातार मेरे साथ जुड़े रहें। चैनल के लिए सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के लिए लाइक कर दें। इसके जो क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाते हैं। थैंक यू।